नमस्कार देवी और सज्जनों। यूँ तो मैं आपके सामने हफ्ते में एक दो बार मुखातिब होता रहता हूँ और वैसे भी आप आए दिन हज़ारों की मात्रा में मेरे फौजी गीतमाला के गीत सुनते हैं। और कोरोना पीरियड में भी मैं करीब 15-20 बार, जो लोग मुझे जानते हैं या नहीं जानते हैं, अधिकांश लोगों से मेरी बातचीत हुआ करती है। आज मैं आपको भारत देश की अर्थव्यवस्था के बारे में संक्षिप्त रूप में प्रकाश डालने वाला हूँ। देखिए, क्या होता है कि मैं किसी भी टॉपिक को तब चुनता हूँ जब उसमें मुझे अफवाहें नज़र आती हैं। तो साधारणतया जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो लोग सीधे जीडीपी की बात करते हैं। अब जीडीपी देश में मुश्किल से 20 या 25% लोगों को की समझ में आती है और जीडीपी के बारे में बात करना इतना आसान नहीं है। उसके लिए सुब्रमण्यम स्वामी जी ही बात कर सकते हैं। लिहाजा मैंने ये सोचा कि जो बाकी 80 से 75% जो जनता है जो जीडीपी की बात नहीं समझती है, उसको एक सिंपल भाषा में साधारण रूप से सूक्ष्म रूप में बता दूं कि परिवार की अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था साधारणतया कैसे चलती है। आपको मैं ये खुशखबरी दे दूं कि हालांकि जब जीडीपी की हम बात करते हैं तो पूरी दुनिया में हर देश की जीडीपी कोरोना काल में नीचे गई है। पहले जहां हमारी जीडीपी 10% हुआ करती थी, अब वो काफ़ी नीचे है और हमारी ही नहीं बल्कि दुनिया के हर देश की जीडीपी नीचे स्तर पर है। लेकिन फिर भी भारत की जीडीपी बाकी देशों के बनिस्बत बहुत अच्छी है। और इसके बारे में मैं आपको खुशखबरी ये दे दूं कि जब जीडीपी बढ़ती है तो महंगाई भत्ता भी उसी हिसाब से निर्धारित होता है। तो महंगाई भत्ता आपका अगले साल जनवरी में, ये मेरा व्यक्तिगत अंदाज है, लगभग 4 से 5% तक आपका महंगाई भत्ता बढ़ने वाला है। तो इससे ये हिंट मिलती है, इससे ये संकेत मिलता है कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वह दिन प्रतिदिन उन्नति के शिखर पर जा रही है। देखिए, भारत के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बाकी 200 देशों के बजाय भारत की अर्थव्यवस्था कोशिश करने के बावजूद भी खराब नहीं हो सकती। तो ये सेंटेंस मेरा आप ज़रा दोबारा पढ़ लीजिए कि भारत की अर्थव्यवस्था लोगों की कोशिश करने के बावजूद भी खराब नहीं हो सकती। इसका एक कारण है। उसका कारण क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। देखिए, अर्थशास्त्र का एक नियम है, उसको कहते हैं मल्टीप्लाइंग थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स। अभी मल्टीप्लाइंग थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचाता है भारत को। वो कैसे पहुंचाता है उसका मैं एक आपको उदाहरण देता हूं। बहुत सिंपल सा उदाहरण है, ध्यान से सुनिएगा। मान लिया मैं सुबह सुबह गया, मैंने 100 रुपये का दूध खरीदा और वो दूध वाले ने जो 100 रुपया मैंने उसको दिया था उसने उसका टमाटर खरीद लिया। टमाटर वाले ने 100 रुपये के अंडे खरीद लिए। अंडे वाले ने 100 रुपये के पेन खरीद लिया। पेन वाले ने 100 रुपये का पेट्रोल खरीद लिया। पेट्रोल वाले ने 100 रुपये का सेव खरीद लिया। सेव वाले ने 100 रुपये की कॉफ़ी खरीद ली और कॉफ़ी वाले ने 100 रुपया डॉक्टर को दे दिया या डॉक्टर ने 100 रुपये की चीनी खरीद ली। तो इस प्रकार से क्या होता है, देश में मेरी जेब से जो 100 रुपया निकला वो शाम तक करीब करीब 500 लोगों के हाथ से गुजरता है। 500 लोगों के हाथ से गुजरने से ये 100 रुपये की जो वैल्यू हो गई, जो इसने जो व्यापार किया वो 100 गुणा 500 मतलब 50,000 रुपये का इसने व्यापार किया। मुझे आशा है आप बहुत सिंपल तरीके से समझ गए होंगे कि मेरी जेब से निकला हुआ 100 रुपया शाम तक मार्केट में 50,000 रुपये का बिजनेस करके निकला। तो 50,000 रुपये का जब बिजनेस 100 रुपये ने किया तो जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उसका इस्तेमाल हुआ है, लोगों की तुष्टि गुण उनको मिला है, उसको कहते हैं यूटिलिटी। हर व्यक्ति को जो चीज़ चाहिए थी वो मिली है। इसके अलावा हर व्यक्ति के पास से जब वो बिजनेस कर रहा था तो उसको कुछ न कुछ फ़ायदा उसका ज़रूर हुआ है। और इतने 500 बार जब 100 रुपया अलग अलग हाथों से गुजरा तो इससे देश को भी, सरकार को भी फ़ायदा हुआ है, क्योंकि इससे जीएसटी भी बनती है। तो ऐसे चलती है देश की अर्थव्यवस्था। अब ये इसमें सिर्फ भारत को फ़ायदा क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ।
इसमें सिर्फ भारत को फ़ायदा इसलिए होता है कि एक तो भारत एक ऐसा प्रगतिशील देश है, यह विकसित देश नहीं है, अभी प्रगतिशील देश है। और यहाँ की जो पॉपुलेशन है, एक तो सबसे मतलब बहुत अधिक पॉपुलेशन है, दूसरा यहाँ पर यंग लोग ज़्यादा हैं तो उनकी मोबिलिटी ज़्यादा है। मान लिया जाए मेरे घर में अगर 5 लोग हैं, 5 में 3 लोग यंग हैं और 2 लोग बुढ़े हैं, तो नेचुरली तो भाई बुढ़े तो घर में बैठे रहेंगे, लेकिन जो 3 लोग बाहर घूम रहे हैं वो कुछ न कुछ कहीं न कहीं कुछ न कुछ व्यापार किसी प्रकार का करके करके ज़रूर आएंगे, कहीं न कहीं कुछ खर्च करके आएंगे। तो इससे देश का व्यापार बढ़ता है। और अब मैं आपको इसके फ़ायदे ये बताता हूँ कि जो ये 50 हज़ार रुपया जो इस प्रकार से गया, तो इसका फ़ायदा विकसित देशों में क्यों नहीं होता है। देखिए अमेरिका जैसे देश में, वहाँ पर व्यक्ति की रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं ना, वो साधारणतया उसके पास अवेलेबल रहती हैं, सब कुछ अवेलेबल है उनके पास। और हमारे पास कुछ चीज़ों का अभाव है। जहाँ चीज़ों का अभाव होता है वहाँ प्रगति ज़्यादा होती है, वहाँ लोग ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं, और वहाँ बिजनेस भी ज़्यादा होता है। तो इस कारण से ये एक कारण है जिसकी वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था कभी ख़राब नहीं हो सकती। तो जो लोग जब आप अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, अगर आपको बहकाने की कोशिश करते हैं या जीडीपी के मामले में आपको घुमाने की कोशिश करते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि भारत ही ऐसा देश है जो प्रगति कर सकता है। अब देखिए ये हो गया कि परिवार में जो हम खर्च करते हैं उससे देश तक चीज़ें कैसे बढ़ती हैं, इसका मैंने एक सिंपल उदाहरण आपको दिया। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो है रोज़गार के बारे में। देखिए इसके बारे में मैं सिंपल तरीके से ये बताता हूँ। तो जेएम कीन्स ने ये हालांकि ये मैं तो ओनली ग्रेजुएट हूँ इकोनॉमिक्स में, मैं पोस्ट ग्रेजुएट में नहीं हूँ, और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये पोस्ट ग्रेजुएशन की बात है, इसलिए मैंने कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी जी ज़्यादा अधिक जानते हैं। मैं तो सिंपल लोगों को, साधारण नीचे वर्ग के लोगों को अपनी भाषा में सिंपल बात बता रहा हूँ, मैं किसी को पढ़ा नहीं रहा हूँ। देखिए मान लिया जाए मेरी इनकम 50,000 रुपया है पर मंथ, और 50,000 रुपया में 20,000 रुपया मैं अपना घर चलाने के लिए इस्तेमाल करता हूँ, 10,000 रुपया बाय द वे मैं इमरजेंसी के लिए रखता हूँ, भाई कोई बीमार पड़ गया, कहीं इंश्योरेंस करना पड़ गया, और 20,000 रुपया मैं बचाता हूँ भविष्य के लिए, जिससे मैं कुछ आगे बढ़ सकूँ, कुछ ग्रोथ हो सके, कुछ प्रगति कर सकूँ या कुछ बिजनेस कर सकूँ। तो ये जो पहला 20,000 रुपया मैंने रखा, इसको कहते हैं ट्रांजैक्शनल मोटिव। मतलब इससे ये तो ट्रांजैक्शन हर एक महीने में होना ही होना है, और इससे मेरा 20,000 का पैसा रोज़ बाज़ार में जाना ही जाना है, गारंटी है ये। दूसरा 10,000 रुपया जो इमरजेंसी के लिए मैंने रखा है, वो भी अस्पतालों में या इंश्योरेंस कंपनियों के पास जाएगा, क्योंकि कभी न कभी तो कोई ना कोई आदमी बीमार पड़ेगा या दवाई खरीदनी पड़ेगी या डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं प्रिकॉशनरी मोटिव। तीसरा होता है जो 20,000 रुपये मैंने बचा लिए, अब वो जो बचे हुए पैसे हैं मेरे 20,000, उसको कहते हैं स्पेक्युलेटिव मोटिव्स। तो स्पेक्युलेटिव मोटिव में क्या होता है, वो 20,000 मैंने रुपया रखा है, तो हर एक महीने में मैं बचा के रखता हूँ ताकि मेरे पास एक मुश्त ऐसी रकम हो जाए जिससे मैं कुछ धंधा अच्छा कर सकूँ। अगर मेरी कमाने की क्षमता ज़्यादा है तो हो सकता है मैं कल को कुछ और बिजनेस कर लूँ, किसी को कोई लोगों को कुछ और वो दे दूँ, एम्प्लॉयमेंट दे दूँ। तो ये है स्पेक्युलेटिव मोटिव। तो जनरली स्पेक्युलेटिव जो मोटिव होता है ना, वो सर्विस वाला कम कर पाता है। सबसे कम स्पेक्युलेटिव जो रोज़गार देने वाला काम है वो सर्विस क्लास वाला कम कर पाता है, लेकिन सर्विस वाला फिर भी करता है। मान लिया जाए मैं पिछले 40 साल से अगर इनकम टैक्स भर रहा हूँ, और आज की तारीख में अगर मैं 12,000 रुपया प्रति माह इनकम टैक्स लोगों को दे रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि एक साधारण व्यक्ति की तनख्वाह मेरी तनख्वाह से जा रही है। तो मैं भी हर व्यक्ति को एक महीने में कुछ न कुछ नौकरी दे रहा हूँ। इसका मतलब यह है क्योंकि 12,000 रुपया मेरी जेब से इनकम टैक्स जा रहा है। इसीलिए मोदी जी कहते हैं कि भाई देखो 17 साल में आपने सिर्फ 130 करोड़ लोगों में से सिर्फ 3.5 करोड़ लोग इनकम टैक्स भरते हैं, और अब जाके मुश्किल से 5 करोड़ लोग प्रति वर्ष इनकम टैक्स भरते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट जिम्मेवारी है देश की कि हर व्यक्ति जो कमाता है, अगर वो लिमिट से थोड़ा ज़्यादा कमा रहा है, जो इनकम टैक्स ने लिमिट तय की हुई है, तो उसको इनकम टैक्स रिटर्न भरनी ही है। तो
तो चलो इस बात पे को मैं अभी छोड़ता हूँ, मैं टैक्स के बारे में बात नहीं, मैं अभी आपको रोज़गार के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये जो सर्विस क्लास वाले हैं ये मुश्किल से क्या कर लेंगे, एक सर्वेंट रख लेंगे या एक ड्राइवर रख लेंगे, तो इतना ही सिर्फ दे सकते हैं रोज़गार। सर जो बिजनेस वाले हैं वो नंबर 2 कैटेगरी पर आती हैं, जो ज़्यादा रोज़गार लोगों को देते हैं, क्योंकि वो बिजनेस करते हैं तो लोगों को से हर जगह काम कहीं ना कहीं किसी किसी रूप में लेते हैं, उनको काम करने के लिए आदमी की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन सबसे ज़्यादा बिजनेस जो देता है वो इन्वेस्टमेंट वाला देता है। तो ये जो 20,000 रुपया स्पेकुलेटिव है, ये स्पेकुलेटिव खाली इंडिविजुअल की जिम्मेवारी नहीं है। इसमें इंडिविजुअल तो अपना बचत लगाता ही लगाता है, सरकार बहुत हेल्प करती है, इसमें लोन देती है, आपकी इंटरेस्ट को कम रेट पे इंटरेस्ट कर देती है आपको, और उसके लिए फिर रूल जो बिजनेस के हैं उनको सिंपल करती है। और आजकल तो आप देखते हैं कि पहले ज़माने में, मतलब आज से 7-8 साल पहले, तो अगर आपकी सपोज़ रेपो रेट इंटरेस्ट का अगर कम हो गया तो आपको अप्लीकेशन जाके देनी पड़ती थी बैंक वाले को कि भैया अभी रेपो रेट सरकार ने 0.25% कम कर दिया है, मेरा भी इंटरेस्ट आप कम करो। आजकल मोदी जी के ज़माने में हर चीज़ आपकी बैंक में डायरेक्ट होती है। आपको गैस की सब्सिडी डायरेक्ट मिल रही है, आपके अकाउंट में आ रही है। आपको पेट्रोल की सब्सिडी डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ रही है। आपको अगर रेपो रेट कम हो जाता है तो डायरेक्ट आपका जो लोन है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, पैसा आपके बैंक में आ जाता है। तो इस प्रकार की जो ये नई सोच है, इसमें जो बेईमान लोग हैं, जिनकी ज़िंदगी में आदत हो चुकी है भाई बेईमानी करनी ही करनी है किसी तरीके से, या तो वो मिडिल मैन के रूप में करें या घूस लेके करें या कमीशन लेके करें, उन्होंने करनी ही करनी है, तो वो अभी उनको बड़ा पिंच हो रहा है, वो बड़े परेशान हैं। इसलिए जो भी आपको अफवाहें मिल रही हैं, वो चाहे किसी भी प्रकार का आंदोलन लोग करते हों, तो उसके पीछे आप ये समझ लो, इसमें मेजॉरिटी जनता का फ़ायदा होने वाला नहीं है। उसमें कुछ चंद 10-5 % लोगों का फ़ायदा होने वाला है, बाकी 90% जनता का उसमें फ़ायदा होने वाला नहीं है। 90% क्या 100% जनता का फ़ायदा होने वाला है जो मोदी जी कर रहे हैं। ये मैं एक साधारण आर्मी ऑफिसर, मतलब साधारण सिटीजन होने के नाते और आर्मी का एक रिटायर्ड ऑफिसर होने के नाते मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ कि अंदर कुछ और होगा और बाहर से कुछ और कहेगा। तो हमारे दिल में जो होता है हम वो खुलेआम बाहर कर कहते हैं। तो लिहाजा जो तीसरे प्रकार का है ना, देश में इन्वेस्टर ज़्यादा होने चाहिए। लोग आए दिन ऐसी डाउट करते रहते हैं कि टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी और ये जितने भी हैं, इनको आए दिन लोग कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। मैं कहता हूँ देश में अगर सच्चा कोई कार्य कर रहा है तो यही लोग कर रहे हैं बरसों से। ये पहले तो सरकार को मैक्सिमम टैक्स देते हैं, दूसरा ये लोगों को मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट देते हैं, और तीसरा ये लोग जो चीज़ हमको चाहिए उसका प्रोडक्शन करते हैं और उसका प्रोडक्शन के साथ साथ हमारे घर तक पहुंचाते हैं। आज मुझे अगर मायदेवे कार चाहिए, अगर टाटा कार नहीं बनाएगा तो क्या मैं कार अपनी कार खुद बना के चला सकता हूं? भाई ये सब चीज़ें ऐसी हैं। हमारा देश बहुत भाग्यशाली देश है, और हमारा देश भाग्यशाली इसलिए है कि संविधान बहुत सही तरीके से लिखा हुआ है। तो लिहाजा मैं आपको अपने इन चंद शब्दों में ये कहना चाहता हूँ देवी और सज्जनों, कि भारत की अर्थव्यवस्था, पहले तो अर्थव्यवस्था हमारे घरों में तो गृहिणियाँ संभालती हैं, और आजकल तो महिलाएं संभालती हैं, और महिलाएं अर्थव्यवस्था को संभालने में बहुत माहिर होती हैं। मैं तो ज़िंदगी में जो भी आगे बढ़ा हूँ वो अपनी वाइफ की जो हर महीने की बचत से आगे बढ़ा हूँ। ऐसे ही देश में अब तो फिनांस मिनिस्टर भी मोदी जी ने पहली बार महिला को रख दिया है। तो भारत की अर्थव्यवस्था खराब नहीं हो सकती है, और मैं आप सबके माध्यम से शाबाशी देना चाहूँगा, बल्कि मैं अपनी अप्रिसिएशन एक्सप्रेस करना चाहूँगा निर्मला सीतारमण जी को, कि वो बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। और मेरे अंदाज से आपको अगले महीने, मेरे ख्याल से पहले जनवरी में किसी भी दिन आप शायद अनाउंस कर देंगी कि जनता को 4 to 5% DA आप देने वाले हैं, GDP पूरी दुनिया में कम होने के बावजूद। इन शब्दों के साथ मैंने आपको सिर्फ बताया है उन लोगों को जिनको नहीं आता है। जो विद्वान लोग हैं वो कृपया मेरी बात पर अगर टिप्पणी न करें तो अच्छा है, क्योंकि आप मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। मैं तो सिर्फ इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट हूं, और ये जो बात हो रही है ये पोस्ट ग्रेजुएशन की हो रही है। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में नहीं हूँ। थैंक यू सो मच, हैव ए वंडरफुल डे, और बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आप लोग प्रगति करें, ये हमारी आपके साथ शुभकामनाएँ हैं। नमस्कार।